अच्छा, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल और एबेरेंट वुंड हीलिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यूटेनियस जो हीलिंग होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू होती है। दो प्राइमरी इंटेंशन का मतलब इन लोगों ने मतलब सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है, आप लोगों ने सिर्फ समझना है इस चीज़ को कि प्राइमरी इंटेंशन क्या होता है, सेकेंड इंटेंशन क्या होता है। तो प्राइमरी इंटेंशन के बारे में इन लोगों ने लिखा है कि वुंड एजेस आर ब्रॉट टुगेदर ईजी सुचरिंग ऑफ अ सर्जिकल इंसिशंस लीड्स टू मिनिमल स्कार फॉर्मेशन। कि हम इसको जो है ना मतलब सुचरिंग के थ्रू हम जब एक वुंड होता है तो उसको उसके जो एजेस होते हैं तो उसको हम लेके आते हैं सुचरिंग के थ्रू एक दूसरे के करीब, ताकि क्यों लेके आते हैं, सुचरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इस वजह से क्या उसके उसमें जो स्कार फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्या हो, मिनिमल स्कार फॉर्मेशन हो। ठीक है, अच्छा फिर होता है सेकेंड इंटेंशन के बारे में लिखा है कि सेकेंड इंटेंशन में हम जो है ना एजेस आर नॉट अप्रॉक्सीमेटेड, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं मतलब इसको ओपन छोड़ते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ में फिल्ड अप हो जाते हैं और फिर उसमें जो है ना वुंड की कंट्रैक्शन हो जाती है। इसमें आप लोगों से जो है ना एक क्वेश्चन इस तरह मैंने एक फेस किया हुआ था, इस तरह क्वेश्चन आते कि मतलब इस तरह था कि एक वुंड था और उसको मतलब हील करने का जो मतलब वे था वो क्या था, सेकेंड इंटेंशन का। और 6 मंथ बाद जो है ना उस वुंड का जो साइज़ था वो डिक्रीज़ हो गया था। क्यों डिक्रीज़ हो गया था, क्योंकि हमने जो ऊपर यहाँ पर जो है ना ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा हुआ था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी। एक था फाइब्रोब्लास्ट जो टाइप 3 कोलेजन की डिपोजिशन करता था, और एक था कैपिलरीज, और एक जो ये चीज़ था होता क्या, मायोफाइब्रोब्लास्ट। तो वो हमारे पास ऊन की क्या करेगा, कंट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ग्रेनुलेशन टिश्यूज इन्वॉल्व है, और सेकंड इंटेंशन में तो वहाँ पर जो है ना मायोफाइब्रोब्लास्ट के थ्रू वहाँ पर ऊन की कंट्रैक्शन होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम जाते हैं एबेरेंट ऊन हीलिंग, मतलब है कि ऊन हीलिंग जो है ना डिले होती है, क्यों होती है। ठीक है, तो डिलेड ऊन हीलिंग के बारे में इन लोगों ने लिखा हुआ है कि इन्फेक्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन होगी वो कंटिन्यूसली मतलब रहेगी, कंटिन्यूड होगी, तो वहाँ पर जो है ना उनकी हीलिंग जो है वो डिले होती जाएगी। इसके बाद लिखिए विटामिन सी, कॉपर और जिंक की जो डिफिशियंसी उसके बारे में। तो ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब जो विटामिन सी के बारे में एज एन इम्पॉर्टेंट को फैक्टर इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन प्रो कोलेजिन रेसिड्यूज। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि जब जो है ना सेल कोलेजन बनाता है और उसको मतलब जो है ना रिलीज़ करता है या सिक्रेट करता है, तो उसको मतलब किस फॉर्म में होता है, वो प्रो कोलेजन की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया, प्रो कोलेजन की फॉर्म में। अच्छा, इस प्रो कोलेजन की जो मतलब रेसिड्यूज होते हैं उसको हम हमारे पास उन्हें हाइड्रोक्सिलेशन करनी होती है, और वो हाइड्रोक्सिलेशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक प्रो कोलेजन ने दूसरे प्रो कोलेजन के साथ बाइंड होके मतलब जो ओवरलैपिंग करके या क्रॉस लिंकिंग करनी है, तो वो क्रॉस लिंकिंग के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, हाइड्रोक्सिलेशन ज़रूरी है। ठीक है, और वो हाइड्रोक्सिलेशन जब होगी तो हमारे पास मतलब ये कि प्रोलिन और लाइसिन की होगी, और वहाँ पर जो है ना फिर ओ एच अटैच होगा और उसी की वजह से हमारे पास लिंकिंग हुई। मैं आप लोगों को डायग्रामेटिक समझाता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक्स, ठीक है, और ये एक वाई, मतलब ये है प्रोलिन, ये लाइसिन। ठीक हो गया, समझ आ रहा है। इसको हमने हमारे पास इसके साथ अटैच होना है। ठीक है, इस प्रो कोलेजन के साथ अटैच होना है। ठीक है, तो इस जगह पर हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ये जब अटैच होंगे तो उसके बाद ये हाइड्रोक्सिलेशन करके तो ये क्रॉस लिंकिंग मतलब जो है ना हो जाएगी। तो ये क्रॉस लिंकिंग एक की दूसरे के साथ होना, इसके लिए क्या ज़रूरी है, हाइड्रोक्सिलेशन ज़रूरी है। और ये जो हाइड्रोक्सिलेशन इसके लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, विटामिन सी। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों ने लिखा हुआ है कि मतलब प्रोलिन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन के लिए हमारे पास विटामिन सी चाहिए, ताकि हमारे पास ये जो प्रो कोलेजन है ये क्या कर सके, ये हमारे पास क्रॉस लिंकिंग कर सके। ठीक हो गया, ये कोलेजन इवेंचुअली क्रॉस लिंक्ड हो जाए और हमारे पास इसकी जो एबिलिटी है उसकी जो है ना वो स्ट्रेंथनिंग हो सके। ठीक है, तो इसके बारे में। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखा है कॉपर के बारे में। कॉपर इज अ कोफैक्टर पर लाइसाइल ऑक्सीडेज। अच्छा, ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है ना, तो यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, मतलब होते और भी, लेकिन जिन लोगों ने एंजाइम लिखा हुआ है क्या है, इसका है नाम लाइसाइल ऑक्सीडेज, लाइसाइल ऑक्सीडेज। ठीक है, तो इसके लिए जो कोफैक्टर ज़रूरी है वो कौन है, कॉपर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जब स्ट्रेंथनिंग होगी कोलेजन की, उसके लिए क्रॉस लिंकिंग ज़रूरी है। क्रॉस लिंकिंग के लिए ये एंजाइम, और इस एंजाइम के लिए हमारे पास कोफैक्टर ज़रूरी है, कॉपर। ठीक है,
तो इसीलिए हमारे पास जो है स्टेबल कोलेजन पेयर बन जाता है। अच्छा, जिंक के बारे में हमने पिछले पढ़ा भी था कि मतलब जो जिंक है, जिंक तो हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो है ना कोलेजिनेस के लिए कोफैक्टर का काम करता है, और हमारे पास जो कोलेजन टिश्यूज़ होते हैं उसमें कोलेजन टाइप 3 होता है, और उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए कोलेजिनेस आता है, कोलेजिनेस के लिए कोफैक्टर हमारे पास जिंक होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कॉपर और विटामिन सी और जिंक की डिफिशियंसीज होगी तो वहाँ पर जो है ना ऊँट की जो हीलिंग है वो प्रॉपरली नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो मतलब चीज़ें थी ये ज़रूरी थी, क्योंकि इसको समझना जो है ना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि और भी जो है ना फॉरेन बॉडी हो गया, स्कीमिया, डायबिटीज़ और माल न्यूट्रिशन, वहाँ पर भी जो है ना ऊँट की हीलिंग जो है ना वो डिले होगी। डायबिटीज़ में हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है ना बैक्टीरिया के लिए जो होती है तो वो हमारे पास सर्वाइव कर सकता है वहाँ पर ज़्यादातर, तो वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू रहेगी, तो इसीलिए हमारे पास क्या होंगे, वहाँ पर ऊँट हीलिंग प्रॉपरली नहीं होगी और डिले होगी। ठीक है, स्कीमिया है तो हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ पर जो है ना ऊँट की हीलिंग जो है उसमें जो है ना डिले आएगा, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी डिले आएगा। अच्छा, फिर इन लोगों ने कुछ वर्ड्स लिखे कि डिहेसेंस, हाइपरट्रॉपिक स्कार और किलाइट के बारे में, कि मतलब ये जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। डिहेसेंस के बारे में आप लोग सिंपल याद रखें कि हमारे पास क्या है, रप्चर ऑफ अ वुंड, कि मतलब वुंड का जो रप्चर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिहेसेंस बोलते हैं, और मोस्टली हमारे पास कब होता है, एब्डोमिनल सर्जरीज के बाद। हाइपरट्रॉपिक स्कार जो है ना हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस प्रोडक्शन जो है ना होती है कोलेजिन की। कौन से कोलेजिन की, कोलेजिन टाइप 3 की, आप लोगों ने ये याद रखना है। कोलेजिन टाइप 3 की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है, और वो एक्सेस प्रोडक्शन जो है ना स्कार फॉर्मेशन, मतलब स्कार की फॉर्मेशन होती है लेकिन उसमें एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है कोलेजिन की। कौन सी, टाइप 3 की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ कि हाइपरट्रॉपिक स्कार में कौन सा कोलेजिन, कोलेजिन टाइप 3 की एक्सेस प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ठीक हो गया। और ये एक्सेस प्रोडक्शन जब होती है हमारे पास स्कार टिश्यूज़ बनाते हैं, लेकिन जब स्कार टिश्यूज़ बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, ऊंड मतलब ऊंड की जो ओरिजिनल बाउंड्रीज होती है वहाँ तक क्या होता है, महदूद होता है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने एक डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है एक पिक्चर वगैरह, तो ये हमारे पास क्या है, ऊन के जो ओरिजिनल बाउंड्री है वहाँ तक ये महदूद है, लेकिन एक्सेस जो है ना प्रोडक्शन हो गई है यहाँ पर, क्योंकि कोलेजन टाइप 3 की जो है ना एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास क्या है, ये हाइपरट्रॉपिक स्कार बना हुआ है, लेकिन ये हमारे पास लोकलाइज्ड है। तो लोकलाइज्ड और कोलेजन टाइप 3 हमारे पास आंसर जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर दिया होगा इन लोगों ने, तो आप लोगों ने वहाँ पर जो है ना सोच समझ के आंसर करना होता है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर किलाइट के बारे में दिया हुआ है कि किलाइट जो हमारे पास है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ स्कार टिश्यूज़, लेकिन ये जो स्कार टिश्यूज़ है हमारे पास क्या, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ओरिजिनल बाउंड्रीज ऑफ ऊन, मतलब कि ओरिजिनल बाउंड्रीज जो है ऊन के वहाँ से जो है ना उसकी प्रोपोर्शन आगे जा चुकी होती है, यहाँ पर आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो एक्सेस जो कोलेजन की डिपोजिशन होगी इन लोगों ने टाइप 3 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास टाइप 1 भी होता है। ठीक है, तो दोनों मिला के इसकी एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है, किलाइड जो है ना वो हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन बन जाता है ऊन हीलिंग में। और ये हमारे पास जो है इसके लिए जो काजेज वगैरह है वो क्या है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये अफ्रीकन अमेरिकन में कॉमन है, और ये हमारे पास कौन सी जगहों पर कॉमन है, एयर लोब्स में, फेस और अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो इट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2 एंड इन्फ्लेमेशन के बारे में। आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फिर प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूप्लेजिया।